साल था 1971। वक्त था भारत पाकिस्तान के बीच जंग का। भारत के लिए लाहौर के पूर्व में स्थित एक शहर जफरवाला में मौजूद पाकिस्तानी वॉच टावर बहुत महंगा साबित हो रहा था। भारतीय वायुसेना के आदमपुर बेस की 26वीं बटालियन के सुखोई 7 फाइटर्स को इस टावर को नष्ट करने का टारगेट सौंपा गया था। 10 दिसंबर 1971 को फ्लाइट लेकर लेफ्टिनेंट पायलट दिलीप पर्लुकर को मिशन पर जाना था ताकि उस टावर पर बम गिराया जा सके। उस समय पर्लुकर के प्लेन को निशाना बनाया गया और वो प्लेन गिर गया। पर्लुकर प्लेन से इजेक्ट तो हो गए, लेकिन पैराशूट सीधे पाकिस्तानियों के बीच उन्हें ले गया। पर्लुकर नीचे गिरने पर चोटिल हो गए और तभी गुस्साए गांव वाले उन पर कूद पड़े। सीधे उनका सामान चुराया गया। किसी ने उनकी घड़ी पर हाथ साफ किया तो किसी ने उनके सिगरेट लाइटर पर झपट्टा मारा। सेकंडों में उनके दस्ताने, जूते, 200 पाकिस्तानी रुपए और मफलर भी गायब हो गए। जब तक पाकिस्तानी सेना के अफसर वहां तक आते हैं, पर्लुकर को काफी चोट आई थी। साथ ही उनके सिर पर किसी ने एक जोरदार मुक्का मारा था, जिससे पर्लुकर बेहोश हो गए थे। 2 पाकिस्तानी सैनिकों ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट पर्लुकर को टेंट में पहुंचाया, चाय पिलाई और उनका इलाज किया। बाद में उन्हें रावलपिंडी के जेल में भेज दिया गया। ये जेल मुख्य रूप से भारतीय बंधकों के लिए थी जो युद्ध में गिरफ्तार किए गए थे। यहाँ पर उनकी मुलाकात MS ग्रेवाल और हरीश सिन्हेची से और 9 अन्य एयरफोर्स पायलटों के साथ हुई। हालांकि उन्हें अलग अलग सेल में सोना होता था, लेकिन फिर भी खाने के वक्त वो लोग एक दूसरे से मिलते रहते। कई दिनों बाद जाने पहचाने चेहरे देखकर पर्लुकर भी खुश हुए। तभी युद्धबंदी कैंप के इंचार्ज स्क्वाड्रन लीडर उस्मान हनीफ ने मुस्कुराते हुए कमरे में प्रवेश किया। उनके पीछे उनके 2 स्टाफ, एक केक और सबके लिए चाय लेकर खड़े थे। उस्मान ने कहा, मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं क्रिसमस की मुबारकबाद दे दूं। हंसी मजाक के बीच वहां मौजूद सबसे सीनियर भारतीय अफसर विंग कमांडर बनी कोहेलो ने कहा कि हम लोग मारे गए अपने साथियों के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे और इसके बाद हम सब लोग राष्ट्रगान गाएंगे। 25 दिसंबर 1971 की शाम को पाकिस्तानी जेल में जब भारत के राष्ट्रगान की स्वर लहरी गूंजी तो उनके सीने गर्व से चौड़े हो गए। दूसरे पाकिस्तानी अफसरों के विपरीत पाकिस्तानी स्क्वाड्रन लीडर उस्मान अमीन भारतीय पायलटों के साथ बहुत अच्छी तरह पेश आते थे। उन्हें किताबें, बोर्ड गेम आदि इस्तेमाल करने की सुविधा भी देते थे। पर्लुकर ने उस्मान अमीन का जिक्र 2017 में दिए गए इंटरव्यू में भी किया है। पर्लुकर ने कहा था, हम बॉलीवुड फिल्में और अपने परिवार के बारे में बात करते थे। अन्य पाकिस्तानी अफसर नाराज रहते थे क्योंकि अमीन साहब हमारे साथ अच्छा बर्ताव करते थे। अमीन ने हमें एक कैसेट प्लेयर भी दिया था गाने सुनने के लिए और साथ ही एटलस किताब का एक मैप भी दिया था जो आगे चलकर हमारे भागने के काम भी आया। युद्ध की समाप्ति हो गई थी। ढाका में पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने समर्पण कर दिया था, लेकिन इन युद्ध बंदियों के भाग्य का कोई फैसला नहीं हुआ। उनके मन में निराशा घर करने लगी। सबसे ज्यादा मायूसी थी फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर और मलविंदर सिंह ग्रेवाल के मन में। 1971 की लड़ाई से पहले एक बार पारुलकर ने अपने साथियों से कहा था कि अगर कभी उनका विमान गिरा दिया जाता है और वो पकड़ लिए जाते हैं तो वो जेल में नहीं बैठेंगे, वो वहां से भागने की कोशिश करेंगे और यही उन्होंने किया। बाहर भागने की उनकी इस योजना में उनके साथी थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट ग्रेवाल और हरीश सिंह जी। तीनों ने प्लान बनाने की शुरुआत की। तीनों जानते थे कि अगर पकड़े गए तो मौत पक्की है। वो बहुत सावधानी से प्लान बनाने लगे। उसी स्कूल एटलस का इस्तेमाल किया गया जिसे अमीन ने पर्लुकर को दिया था। उन्हें समझ में आ गया था कि अपनी सेल से उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट होना होगा। उन्हें एक ऐसा सेल जिसमें कम पहरा था और जो रोड के पास था उसमें किसी तरह से शिफ्ट होना था। उसके बाद उन्हें किसी तरह से पहरा कर रहे सिपाहियों को चकमा देना था और दीवार फांद कर एक गली से होते हुए चर्चित ग्रैंड ट्रंक रोड में जाना था। इसके बाद उन्हें इसी व्यस्त रोड पर सीधे चलना था और लाहौर युद्ध स्थल पर जाना था, जहां दोनों देशों की सेना एक दूसरे से लड़ रही थी, जहां जमीन में माइंस भी बिछी थी। और इसके बाद पहाड़ियों से होते हुए अफगानिस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर तोरखाम में पहुंचे और उस सीमा को पार कर जाएं ताकि बिना गिरफ्तार हुए अफगानिस्तान के रास्ते भारत पहुंचा जा सके। उन तीनों का पहला कदम था स्टाफ से दोस्ती करना, खासतौर पर उन गार्ड से जो पहरा देते थे। भारतीय कैदियों को जेनेवा समझौते की शर्तों के हिसाब से 57 रुपए प्रति माह के वेतन मिलते थे, जिससे कुछ सामान इकट्ठा करना उन्होंने शुरू कर दिया। इसमें ड्राई फ्रूट्स, गाढ़ा दूध और भागने के लिए कुछ सामान लेना उन्होंने शुरू कर दिया था। इस बीच पारुलकर को पता चला कि एक पाकिस्तानी गार्ड औरंगजेब दर्जी का काम भी करता है। उन्होंने उससे कहा कि भारत में हमें पठानी सूट नहीं मिलते, क्या आप हमारे लिए एक सूट बना सकते हैं? औरंगजेब ने पारुलकर के लिए हरे रंग का पठान सूट सिला। तार और बैटरी के मदद से सुई को मैग्नेटाइज कर एक काम चलाऊ कंपास बनाया
जो देखने में फाउंटेन पेन की तरह दिखता था। पर्दे, बेल्ट और पैराशूट का फटा हुआ कपड़ा आदि इस्तेमाल कर इन लोगों ने थैले बनाए जिसमें सामान रखा जा सके। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी कि 18 इंच की मोटी दीवार पर एक छेद करना। इन तीनों ने कांटे और कैंची का इस्तेमाल किया जिसे उन्होंने दाढ़ी काटने के लिए मांगा था। तीनों ने दाढ़ी जानकर बढ़ाई थी ताकि उसे काटने के लिए औजार मांगा जा सके। तय ये हुआ कि सेल नंबर 5 की दीवार में 21 बाय 15 इंच का छेद किया जाए जो पाकिस्तानी वायुसेना के रोजगार दफ्तर में खुलेगा और उसके बाद 6 फुट की दीवार छलांग लगाकर वो माल रोड पर कदम रखेंगे। इसका मतलब था कि करीब 56 ईंटों को उसका प्लास्टर निकालकर ढीला करना और उससे निकलने वाले मलबे को कहीं पर छिपाना। कुरुविला ने एक इलेक्ट्रीशियन का स्क्रू ड्राइवर चुराया। ग्रेवाल ने कोका कोला की बोतल में छेद करने वाले धारदार औजार का इंतजाम किया। रात में पारुलकर और ग्रेवाल 10 बजे के बाद प्लास्टर खरोचना शुरू करते हैं और बाकी की निगरानी करते हैं कि कहीं पहरेदार तो नहीं आ रहा। इसी बीच ट्रांजिस्टर के वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस था। पारुलकर ने अंदाजा लगाया कि उस दिन गार्ड लोग छुट्टी के मूड में होंगे और कम सतर्क होंगे। 12 अगस्त की रात उन्हें बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दी और उसी समय प्लास्टर की आखिरी परत भी जाती रही। 3 लोग छोटे से छेद से निकले और दीवार के पास इंतजार करने लगे। धूल भरी आंधी के थपेड़े उनके मुंह पर लगना शुरू हो गए थे। नजदीक ही एक पहरेदार चारपाई पर बैठा हुआ था, लेकिन जब उन्होंने उसकी तरफ ध्यान से देखा तो पाया कि उसने धूल से बचने के लिए अपने सिर पर कंबल डाला हुआ था। कैदियों ने बाहरी दीवार से मॉल रोड की तरफ देखा। उन्हें सड़क पर खासी हलचल दिखाई दी। उसी समय रात का शो समाप्त हुआ था। तभी आंधी के साथ बारिश भी शुरू हो गई। चौकीदार ने अपने मुंह के ऊपर से कंबल उठाया और चारपाई समेत वायुसेना के रोजगार दफ्तर के बरामदे की तरफ दौड़ लगा दी। जैसे ही उसने अपने सिर पर दोबारा कंबल डाला, तीनों कैदियों ने जेल की बाहरी दीवार पर छलांग लगा दी। तेज चलते हुए वो माल रोड पर बाएं मुड़े और सिनेमा देखकर लौट रहे लोगों की भीड़ में खो गए। लंबे चौड़े कद के ग्रेवाल ने दाढ़ी बढ़ाई हुई थी। उनके सिर पर बहुत कम बाल थे और वो पठान जैसे दिखने की कोशिश कर रहे थे। उनकी बगल में चल रहे थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर। उन्होंने भी दाढ़ी बढ़ाई हुई थी और इस मौके के लिए खास तौर पर सिलवाया गया हरे रंग का पठान सूट पहना हुआ था। सबने तय किया कि वो अपने आप को ईसाई बताएंगे क्योंकि उसमें से किसी को नमाज पढ़नी नहीं आती थी। वो सभी ईसाई स्कूलों में पढ़े थे और उन्होंने भारतीय वायुसेना में काम कर रहे ईसाइयों को नजदीक से भी देखा था। उन्हें ये भी पता था कि पाकिस्तानी वायुसेना में भी बहुत से ईसाई काम करते थे। दिलीप का नया नाम था फिलिप पीटर और ग्रेवाल ने अपना नया नाम रखा था अली अमीर। वहीं सिंह जी का नया नाम था हारोल्ड जैकब। भीगते हुए वो तेज कदमों से चलकर बस स्टेशन पहुंच गए। वहां से उन्होंने पेशावर के लिए बस पकड़ ली। सुबह के 6 बजते बजते वो पेशावर पहुंच गए। वहां से उन्होंने जमरूद रोड जाने के लिए तांगा किया। तांगे से उतरने के बाद उन्होंने पैदल चलना शुरू कर दिया। फिर एक बस की छत पर चढ़कर वो 9:30 बजे लंडी कोतल पहुंच गए। अफगानिस्तान वहां से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था। वो चाय की दुकान पर पहुंचे। ग्रेवाल ने चाय पीते हुए बगल में बैठे हुए शख्स से पूछा, यहाँ से लंडी खाना कितनी दूर है? उसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। चाय स्टॉल का लड़का जोर से चिल्लाने लगा कि टैक्सी से लंडी खाना जाने के लिए 25 रुपए लगेंगे। ये तीनों टैक्सी वाले की तरफ बढ़ ही रहे थे कि पीछे से एक आवाज सुनाई दी। एक व्यक्ति उनसे पूछ रहा था कि क्या आप लंडी खाना जाना चाहते हैं? उन्होंने जब हाँ कहा तो उसने पूछा, आप तीनों कहाँ से आए हैं? सभी ने पहले से तैयार अपनी पूरी कहानी सुना दी। एकदम से उस शख्स की आवाज कड़ी हो गई। वो बोला, यहाँ तो लंडी खाना नाम की कोई जगह है ही नहीं। वो तो अंग्रेजों के जाने के साथ खत्म हो गई थी। उनकी रिसर्च के अनुसार ये उनका आखिरी पड़ाव होना था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये दिसंबर 1932 में ही बंद कर दिया गया था। उस व्यक्ति को पहले ये संदेह हुआ कि ये लोग बंगाली हैं जो अफगानिस्तान होते हुए बांग्लादेश जाना चाहते हैं। इसलिए उसने उन तीनों भारतीय पायलट को पकड़कर तहसीलदार के पास पहुंचा दिया। तहसीलदार ने इन लोगों को जेल में रख दिया। अचानक से पारुलकर ने कहा कि वो पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख के एडीसी स्क्वाड्रन लीडर उस्मान से बात करना चाहते हैं। ये वही उस्मान थे जो रावलपिंडी जेल के इंचार्ज थे और भारतीय युद्धबंदियों के लिए क्रिसमस का केक लेकर आए थे। उस्मान लाइन पर आ गए। पारुलकर ने उनसे कहा, सर आपने खबर सुन ही ली होगी, हम तीनों लंडी कोतल में हैं। हमें तहसीलदार ने पकड़ रखा है। क्या आप अपने आदमी भेज सकते हैं? उस्मान ने कहा, तहसीलदार को फोन दो। उन्होंने कहा कि ये तीनों हमारे आदमी हैं, इन्हें बंद कर दीजिए, हिफाजत से रखिए लेकिन पीटिए नहीं। तहसीलदार चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। पारुलकर, ग्रेवाल और सिंह जी को वापस रावलपिंडी कैंप में छोड़ दिया गया। तब तक कैंप का कमांडर अमीन नहीं था बल्कि कोई और बन चुका था जिसका नाम वाहिदुद्दीन था, जो काफी गुस्से वाले थे। तीनों को 30 दिन तक एक एकांत कारावास दिया गया। कुछ दिन बाद उन्हें फैसलाबाद जेल में भेज दिया गया जहां अन्य एयरफोर्स के पायलट भी थे। इसके कुछ दिन बाद ही जुल्फिकार अली भुट्टो ने उन सभी को रिहाई के आदेश दिए।
1 दिसंबर 1972 को सभी भारतीय वायुसेना के पायलटों को वाघा बॉर्डर पर छोड़ दिया गया और उनका हीरो की तरह स्वागत किया गया। जैसे ही उन्होंने भारतीय सीमा में कदम रखा, वहां मौजूद हजारों लोगों ने मालाएं पहना और गले लगाकर उनका स्वागत किया। पंजाब के मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह खुद वहां मौजूद थे। अगले दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में सभी पायलटों का सार्वजनिक अभिनंदन भी किया गया। तो ये है भारत के 3 जाबाज पायलटों की कहानी, जिसने पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित जेल तोड़कर अपनी हिम्मत और वीरता का प्रदर्शन किया था। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।